हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे अमाइन, डाईएजोनियम सॉल्ट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया और नाइट्रो। तो ये सभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अमाइन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अमाइन, तो देखो अमाइन होती है अमोनिया की डेरिवेटिव, यानी कि अमोनिया से बनेगी। देखो कैसे बनेगी, तो अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो देखो अमोनिया से कैसे अमाइन बनेगी। जैसे आपके पास ये कोई एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड है, इसकी आप रिएक्शन अमोनिया से करवाओगे तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लग जाए ना, तो जो अमाइन बनती है उसे हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, यानी कि HX बाहर हो गया और आपके पास बन गया RNH2। ठीक है, तो ये है प्राइमरी अमाइन। आ गई बात समझ में कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए और कोई एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए तो उसे हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। ऐसे ही गाइज, अगर अमोनिया से दो हाइड्रोजन निकल जाए और उनकी जगह कोई एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए ना, अब मान लो हमने एक एल्किल हैलाइड और ले लिया या फिर एरिल हैलाइड जो आप ले रहे हो, तो एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन, तो हाइड्रोहेलिक एसिड बाहर, तो आपके पास देखो एक ये R और लग गया ना, तो टोटल कितने R हो गए, 2। तो अमोनिया से दो हाइड्रोजन निकल जाए और दो एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए ना, तो उसे हम सेकेंडरी एमिन कहते हैं। ठीक है ना, एमिन या फिर एमाइन जो आप प्रोनाउन करते हो। अगर अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकल जाए, एक एल्किल हैलाइड और ले लो, अगर अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकल जाए और उनकी जगह 3 एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए, तो जो बनती है उसे हम टर्सरी अमाइन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन HX बाहर आपका, तो आपके पास बन गया R3N, तो ये आपकी टर्सरी अमाइन है। अब गाइज देखो, आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो कि अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं ना, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनती है। ठीक है ना। अब अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो, एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में हो, तब क्या होता है। अब देखो यहां तक तो ठीक है, आपने एक एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, लेकिन अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अब आगे क्या करोगे, अगर आपके पास जो एल्किल हैलाइड है वो एक्सेस में है, तो देखो क्या होगा। तो गाइज आप जानते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस पर आएगा हैलोजन पर आएगा नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर कार्बन होगा, आप जानते हो। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप यह भी जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो गाइज ये R भी इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो नाइट्रोजन से टोटल कितने R जुड़ गए, 4 जुड़ गए ना, देख लो। और ये आपका नाइट्रोजन। अब यहां पर देखो, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, यानी कि इस एल्किल या एरिल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन दिए है ना। यहां पर जिस कार्बन पर प्लस है उसको नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं, और यह हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा, तो हैलोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो गाइस इसका नाम देखो, अगर मैं कहूं कि ये एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप कितने हैं, 4 है ना, तो 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा एल्किल। ठीक है ना। अब मान लो ये एल्किल ग्रुप है,
तो टेट्रा एल्किल, और नाइट्रोजन पर जब प्लस होता है तो उसे हम अमोनियम लिखते हैं। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ठीक है ना, X माइनस को हैलाइड लिखते हैं। अब गाइस मान लो R की जगह CH3 हो तो टेट्रा मैथिल हो जाएगा, और X की जगह अगर Cl माइनस हो ना तो हैलाइड की जगह क्लोराइड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो गाइस, जो एमाइंस होती है वो नेचर में कैसे मिलती है? तो देखो नेचर में प्रोटीन्स, हार्मोन्स और विटामिन्स के रूप में हमें एमाइंस मिलती है। तो देखो एमाइंस आर प्रेजेंट इन नेचर एज प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी बायोलॉजी की बात करते हैं। तो कुछ एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एमाइंस है तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एड्रीनलिन है, एड्रीनलिन, ठीक है ना। वैसे ये आपको पता है कि एड्रीनलिन हार्मोन है और यह एमाइन है, ठीक है ना। तो इसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए एड्रीनलिन, जो कि एक एमाइन डेरिवेटिव है, एमाइन होती है ये। और वैसे आप जानते हो कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे ये सीक्रेट होता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन है। तो इसका यूज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में, स्ट्रेस वगैरह को कम करने में किया जाता है, ठीक है। एक होता है इफेड्रिन, इफेड्रिन, तो यह भी एमाइन का डेरिवेटिव है, तो यह ड्रग है, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है अस्थमा में एंड हाई फीवर में, इसका यूज, इफेड्रिन का यूज। एक होता है नोवोकेन, तो गाइज यह भी ड्रग है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के रूप में इन डेंटिस्ट्री, ठीक है ना। तो डेंटिस्ट्री का मतलब दांत वगैरह निकालना हो ना, तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि पेन कम हो। और बेनेड्रिल, बेनेड्रिल, तो इसका यूज किया जाता है एंटी हिस्टेमिन ड्रग में, एंटी हिस्टेमिन ड्रग। तो देखो हिस्टेमिन के कारण ना एलर्जी उत्पन्न होती है ना, तो उसको रोकने के लिए जो ड्रग होती है उसे हम एंटी हिस्टेमिन ड्रग बोलते हैं। तो बेनेड्रिल एक एंटी हिस्टेमिन ड्रग। तो गाइस ये थोड़ी बायोलॉजी होगी। अब हम वापस अपनी केमिस्ट्री में आएंगे, तो आप इनको पहले लिख लो। तो गाइज अब हम एमाइंस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें Z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो Z का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अब देखो हम ये एमाइन मान रहे हैं RNH2, तो इसमें देखो Z की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और आप जानते हो कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। तो Z की वैल्यू आ गई 4, और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अगर Z की वैल्यू 2 आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर Z की वैल्यू 3 आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर Z की वैल्यू 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2 और 7 तो sp3d3। तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो गाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो s का मतलब 1 तो s ऑर्बिटल, और p3 का मतलब 3p ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, और जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पर कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताओ? 1s और 3p यानी टोटल 4।
तो नए कितने बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो गाइज अब 4 में से 3 ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक में लोन पेयर रहेगा। तो आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो कि ये नाइट्रोजन, तो 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो बनाएंगे बॉन्ड, ठीक है ना, और एक ऑर्बिटल में रहेगा लोन पेयर। अब गाइज आप जानते हो कि जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसका एंगल होता है 109 डिग्री, है ना, 109.5 डिग्री अप्रोक्स इतना होता है। अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो इससे कम होगा। क्यों होगा अभी बताऊंगा। तो देखो एमाइन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना इन बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है थोड़े पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू आप बोल सकते हो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है ना, कि ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयरों को रिपल करेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल जो एमाइन का है वो 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। तो गाइज एमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो दूसरे को डोनेट कर सकता है। अब जो दूसरे को डोनेट करे वो बेस है, और लोन पेयर दूसरे को डोनेट करे यानी कि न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ये बात लिख सकते हो इन एमीन या फिर एमाइंस, जो भी आप प्रोनाउन करते हो, इन एमाइंस नाइट्रोजन कंटेन ए लोन पेयर, सो एमाइंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जिनके पास लोन पेयर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके पास लोन पेयर होगा वो दूसरे को डोनेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो एंड लुईस बेस। तो ये लोन पेयर होने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल भी है और एक लुईस बेस भी है। तो गाइज इनको लिख लो आप। तो गाइज अब हम एमाइंस के टाइप पढ़ते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ एमाइन। तो एमाइन दो टाइप की होती है, एक तो एलिफेटिक अमाइंस और एक एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की अमाइंस होती है, एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइन। तो देखो एलिफेटिक अमाइन का मतलब है कि अमाइन सीधे एल्किल ग्रुप से जुड़ी रहेगी। तो देखो अब हम बात करते हैं एलिफेटिक अमाइंस की। तो आपके पास CH3NH2 है, तो अमाइन सीधे एल्किल ग्रुप से, तो ये तो प्राइमरी अमाइन होगी, ठीक है। और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हुए हो यानी कि दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो वो सेकेंडरी अमाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो वो टर्सरी अमाइन हो जाएगी। तो एलिफेटिक अमाइन का मतलब अमाइन सीधी यानी कि नाइट्रोजन जो एटम है, नाइट्रोजन आपका सीधा एल्किल ग्रुप से लगा रहेगा। तो एकदम सिंपल है। अब देखो दूसरी होती है एरोमेटिक अमाइन। अब एरोमेटिक अमाइन दो टाइप की होती है, एक तो एरिल अमाइन और एक होती है एरिल एल्किल अमाइन। एरिल अमाइन का मतलब आपका नाइट्रोजन जो है एरोमेटिक रिंग से लगा रहेगा। तो देखो एरिल अमाइन की बात करते हैं, तो रिंग से बेंजीन रिंग, है ना। एरोमेटिक का मतलब हम बेंजीन रिंग मानते हैं, ठीक है ना। वैसे एरोमेटिसिटी हक्कल का रूल फॉलो होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो रिंग से आपका अमाइनो ग्रुप लगा है तो ये आपकी प्राइमरी हो गई, ठीक है। अगर आप 2 रिंग लगा दोगे तो ये सेकेंडरी
एरिल एमीन हो गई। अगर आप 3 रिंग लगा दोगे ना, अगर आप 3 रिंग लगा दोगे तो ये टर्सरी एरिल एमीन होगी। ठीक है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी एरिल एमीन। ठीक है, ऐसे ही आप एरिल एल्किल एमीन, देखो एरिल एल्किल एमीन या फिर एमाइन जो भी, तो देखो एरिल और एल्किल यानी कि दोनों लगे रहेंगे। तो एरिल का मतलब एरोमेटिक रिंग लगा दो आप, ये लगा दी, और एल्किल ये लगा दो, तो ये प्राइमरी एमीन हो गई आपकी। ठीक है ना। देखो एरिल ग्रुप भी लगा है और एल्किल भी लगा है, तो ये प्राइमरी। ऐसे ही 2 लगा दोगे तो वो सेकेंडरी, और इस नाइट्रोजन से ऐसे ही 3 ग्रुप लगा दोगे ना तो वो टर्सरी एमाइन हो जाएगी। ठीक है ना। तो गाइज ये आप अपने आप लगा देना, इनको लिख लो। तो गाइज अब हम अमाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में हम प्रीफिक्स तो यूज करते हैं अमाइनो, और सफिक्स यूज करते हैं अमाइन। ठीक है ना। तो एग्जांपल देखते हैं। तो देखो CH3CH2NH2। तो गाइज पहले हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो देखो कॉमन नेम CH3 और CH2 का मतलब हो गया C2H5, यानी कि 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे ना एथिल, और ये एमाइन। तो कॉमन नेम तो हो गया एथिल एमाइन। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो IUPAC में देख लो कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन को हम लिखेंगे एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो एथेन, और इसका हम अमाइन लगाते हैं तो एथेनेमाइन। तो एकदम सिंपल नोमेनक्लेचर है इसका। लेकिन जब सेकेंडरी और टर्सरी एमीन हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो गाइज मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3CH2NH तो ये आपके पास सेकेंडरी एमीन हो गई। ठीक है ना। तो देखो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ये तो एथिल है और ये मैथिल है, तो एथिल मैथिल अमाइन। ठीक है ना। अब IUPAC कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझना है कि नाइट्रोजन के जिस साइड ज्यादा कार्बन लगे हुए हो ना उसे तो हमें एल्केन मानना है। ध्यान से सुनना कि नाइट्रोजन के जिस ओर ज्यादा कार्बन हो उसे हमें एल्केन मानना है, और जिस ओर कम कार्बन हो उसे हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं। तो गाइज इधर तो देखो 2 कार्बन है, तो इनको तो हम एल्केन लिखेंगे, तो पहले इनका ही नाम लिख देते हैं। तो देखो 2 कार्बन है ना, तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और आपकी अमाइन है तो इसका नाम हो गया एथेनेमाइन। ठीक है। अब एक कार्बन कम कार्बन यानी कि इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम एक कार्बन को मैथिल लिखते हैं। ठीक है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से लगा होना तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं, जैसे 1 मैथिल 2 मैथिल 3 मैथिल, लेकिन यह नाइट्रोजन से लगा हुआ है तो हम लिखेंगे N मैथिल, कि जो मैथिल है वो नाइट्रोजन से लगा हुआ है। तो गाइस ध्यान रखना कि IUPAC जब आप लिखो ना तो नाइट्रोजन के जिस साइड ज्यादा कार्बन है उसको तो लिख दो एल्केन, तो देखो एथेनेमिन, और जिस साइड कम कार्बन है उनको मान लो सब्स्टिट्यूएंट और वो पहले लिख दो। ऐसे ही मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं। आपके पास यह एग्जांपल अगर आ जाए तो इसका कॉमन नेम लिख लो पहले, तो एथिल, और मैथिल कितने लगे हुए हैं 2, तो एथिल डाई मैथिल अमाइन। अब IUPAC लिखोगे तो जिस साइड ज्यादा कार्बन है ना उसको हम एल्केन मानते हैं, तो यहां पर ज्यादा कार्बन है तो एल्केन के अकॉर्डिंग इनका नाम लिख दो। तो 2 कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो एथेन और एमाइन।
अब इनको मान लो सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो मान लो सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पर लगे हो तो हम ऐसे लिखते हैं ना 2 डाई या फिर 3 डाई। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर सेम लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल एथेन। तो आ गई ना बात समझ में। अब गाइज मान लो आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए CH3 CH CH3 और NH2, तो इसका कॉमन नेम लिख लो पहले। तो आप जानते हो कि 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर अगर कोई ग्रुप लगा रहता है तो उन 3 कार्बन को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पर आपका ग्रुप लगा हुआ है तो ये आइसो हो गया ना, तो इसको हम लिखेंगे आइसो प्रोपिल एमाइन। तो ये तो हो गया कॉमन नेम। अब IUPAC लिखेंगे ना तो अब काउंट करना पड़ेगा और उधर से काउंट करो जिधर से NH2 को कम नंबर मिले। तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, एक ही बात है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और अमाइन कितने पर है 2 पर है ना, तो प्रोपेन टू अमाइन। आ गई बात समझ में। अब गाइस मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए H2N CH2 का 4 और NH2। तो गाइस CH2 का 4 का मतलब है कि ये 4 CH2, सॉरी 4 नहीं 6 लेते हैं हम, 4 नहीं 6। तो 6 का मतलब है कि 6 CH2 बीच में ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। इसे हम बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। तो ये कॉमन नेम होता है डाई अमाइन या एमीन, जो प्रोनाउन करते हो आप, ठीक है। और यह ना नायलॉन 6 बनाने के काम में आती है, ध्यान रखना ये बात। अब IUPAC लिखेंगे तो देखो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का मतलब हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब देखो NH2 एक तो फर्स्ट, अगर मैं इधर से काउंट करूंगा ना 1 2 3 4 5 6, तो एक तो फर्स्ट पर ये लगा हुआ है और एक 6 पर लगा हुआ है तो हेक्सेन 1 6, और 2 बार है तो डाई अमाइन। आ गई ना बात समझ में। अब गाइज मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए CH2NH2 CH2NH2 और CH2NH2। ये CH ही होगा, CH2 नहीं होगा ना, 4 बॉन्ड ही बनाने हैं आपको। तो कॉमन नेम देखो सभी के नहीं होते, तो हमने ये एक एग्जांपल ऐसे ही कर लिया। तो चैन में कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और काउंट कर लो 1 2 3 पोजीशन बता दो, तो 1 2 3 कोई ग्रुप 3 बार आ जाए तो हम ट्राई लगाते हैं और आया क्या है अमाइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अमाइन। तो गाइज इन एग्जांपल्स को लिख लो। अब हम एरोमेटिक अमाइन के एग्जांपल्स करेंगे तो आप इनको लिख लो। तो गाइज मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, रिंग है और उस पर NH2 लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। और देखो जिनके कॉमन नेम होते हैं ना तो बुक्स वगैरह में वो कॉमन नेम लिखे हुए ही आते हैं। और अगर एग्जाम में IUPAC पूछा जाता है ना तो आपको स्ट्रक्चर बना करके नहीं दी जाती है, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनिलीन का IUPAC नाम लिखिए। तो कॉमन नेम याद रखने बहुत जरूरी है। तो IUPAC नाम लिखेंगे तो रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन और ये हो गया अमाइन, ठीक है। ऐसे ही मान लो रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर, तो जो ग्रुप लगा रहता है उसके पास वाली ऑर्थो, उसके बाद वाली मेटा और ये पैरा होती है। तो अगर यहां पर CH3 लगा हुआ है तो ऑर्थो पर लगा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलुइडीन, ठीक है, ऑर्थोटोलुइडीन। तो इसका नाम देख लो, तो इसको 1, जिस जहां पर ग्रुप लगा रहता है ना उससे हम 1 कार्बन देते हैं, और ये 2, तो 2 पर लगा हुआ है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपको बताइए इसका नाम तो ये है, ये बेंजीन एमाइन, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास ये आ जाए, और यहां पर मान लो ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा पर लगा हुआ है ब्रोमो और इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो इसका कॉमन नेम तो ये हो गया
पैरा ब्रोमो एनिलीन, और अगर हम IUPAC लिखें तो ये 1 2 3 और 4, तो 4 पर लगा हुआ है ब्रोमो और बेंजीनेमिन या अमाइन, जो भी आप बोलते हो। ऐसे मान लो आपके पास ये आ जाए कि एनिलीन के हाइड्रोजन को तो हटा दे और उनकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दे, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है। और IUPAC तो देखो नाइट्रोजन के 2 तो CH3 यानी कि एक कार्बन, और यहाँ पर रिंग यानी कि 6 कार्बन, तो इसको आप चैन के रूप में लोगे ना, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो आप लिखोगे NN डाई मिथाइल बेंजीन एमीन। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है, तो ये एग्जांपल्स लिख लो। अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये लिख लो आप। तो गाइज अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो एमीन बनाने का फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कि नाइट्रो कंपाउंड का आप रिडक्शन कर दो। तो देखो ये नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है ना। रिडक्शन के लिए आप निकल काम में ले लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी आप काम में ले सकते हो, है ना। पाउडर्ड निकल ले लो और चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में ले सकते हो। तो गाइज इसमें हमें 6 हाइड्रोजन यूज करने हैं टोटल। तो देखो 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन को दो, तो ये तो 2H2O बाहर हो गया, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दो, तो ये आपके पास अमाइन बन गई। ठीक है। तो हम नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से अमाइन बना सकते हैं। अब देखो सेकंड है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, इसको हम होफमोन अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करोगे, तो देखो यह रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो HX बाहर, तो आपकी प्राइमरी अमाइन बन गई। ठीक है ना। अब आप एक एल्किल हैलाइड और लोगे, तो H और X यहां से भी HX बाहर, तो 2 एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लग गए ना। ठीक है। तो ये आपकी सेकेंडरी एमाइन, सबसे पहले हमने यही रिएक्शन की थी। आप और एल्किल हैलाइड लोगे, तो एक हाइड्रोजन और ये HX बाहर, तो आपके पास ये बन गया टर्सरी अमाइन बन गई। अब गाइज अगर आपका एल्किल हैलाइड और बच जाता है, यानी कि आप एल्किल हैलाइड एक्सेस में ले रहे हो, तब क्या होगा, देखो कि आप एल्किल हैलाइड एक्सेस में ले रहे हो और आपके पास टर्सरी एमीन बनी हुई है, तब क्या होगा, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, इस पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, और माइनस प्लस पर अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास 3 एल्किल ग्रुप तो पहले से लगे हुए हैं, चौथा और लग गया, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज, तो इसका नाम हो गया टेट्रा एल्किल। N+ को हम बोलते हैं अमोनियम हैलाइड। ठीक है। तो गाइज ये अमाइन बनाने की अच्छी मेथड नहीं है, क्योंकि इनमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और टेट्रा एल्किल अमोनियम जो हैलाइड है, इन सब का मिक्सर बनता है, जिनको अलग अलग करना बहुत हार्ड होता है। इसलिए अमाइन बनाने की यह अच्छी मेथड नहीं है। तो गाइज इनको लिखिए, आगे की मेथड करेंगे। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड और अमाइड। तो इन तीनों का रिडक्शन एक साथ करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड
आइसोसाइनाइड एंड अमाइड, इनका रिडक्शन करते हैं। तो देखो पहले हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये ले सकते हो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो गाइज रिडक्शन का मतलब ये समझो आप कि जितने भी पाई बॉन्ड है ना वो ब्रेक करो, ठीक है ना, जितने भी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करो और उनकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो मैं ये एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अब देखो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वहां पर दो तो पाई बॉन्ड होते हैं और दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, चलो दोनों को साथ ही ब्रेक कर देते हैं। तो यहां पर मैं दो बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो दो हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमाइन, तो साइनाइड का जब आप रिडक्शन करते हो तो प्राइमरी अमाइन बनती है। आ गई बात समझ में। तो आप यहां पर ये समझो कि जितने पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दो, तो यानी कि दो बॉन्ड ब्रेक करने होंगे आपको और उनकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अब आइसोसाइनाइड, तो देखो आइसोसाइनाइड ये होता है और आप ये ले रहे हो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो गाइज इसमें देखो क्या होगा, जब आप कभी भी आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाओ ना तो ये जो बॉन्ड है ना इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस दे दो, ठीक है ना। देखो इस बॉन्ड का मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं। तो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन द्वारा दिए गए हैं। अगर मैं नाइट्रोजन को वापस इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो गया और ये कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 वैलेंसी खाली हो गई ना कार्बन की, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि आप रिडक्शन कर रहे हो तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने हाइड्रोजन जोड़ते हैं रिडक्शन में। उसके बाद आप क्या करते हो कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, यानी कि आपको यहां पर भी टोटल 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आइसोसाइनाइड से आपके पास सेकेंडरी अमाइन बनेगी, ठीक है। अब देखो अमाइड देखते हैं। तो ये अमाइड होता है आपका, ठीक है ना। तो अमाइड का आप रिडक्शन करोगे तो आप ये ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। तो गाइज आप पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, है ना। चलो यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आप रिडक्शन का मतलब पाई बॉन्ड का ब्रेक होना होता है। तो एक हाइड्रोजन तो जोड़ोगे कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जोड़ोगे ऑक्सीजन के साथ और NH2। अब एक ही कार्बन पर ये 2 ग्रुप नहीं रह सकते, क्योंकि NH2 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है इलेक्ट्रॉन रिच और OH भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पर नहीं रह सकते। तो अब ब्रेक किसको करोगे, तो भाग कौन सकता है। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो यह यहां से निकलेगा। तो ऑक्सीजन को निकालोगे ना आप यहां से, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन को देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास बन गया RCH2NH2 + H2O। तो ये ध्यान रखना जैसे मैंने समझाया है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके वापस देख लेना कि कैसे मैंने रिडक्शन बताया है। तो गाइज इनको लिख लो आप। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जिम। तो देखो पहले तो देखो ऑक्जिम बनता कैसे है। तो देखो जब आप एल्डिहाइड या कीटोन, तो देखो ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों मान सकते हो। अगर यहां पर कार्बन लगा दिया यानी कि एल्किल या एरिल ग्रुप और यहां पर हाइड्रोजन, यानी कि एक जगह कार्बन और एक जगह हाइड्रोजन होगा ना तब तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों जगह कार्बन होंगे ना तब कीटोन हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। तो दोनों के साथ कर रहे हैं हम रिएक्शन कि जब कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हो ना, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो पहले तो ऑक्जिम बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद रिडक्शन भी करवा देंगे। तो देखो जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हो
तो बस सिंपल आपको यहाँ से H2O बाहर निकालना है। तो जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में OH लग जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जिम। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो इसको बोलेंगे एल्डोक्सिम, और अगर आपने कीटोन लिया है तो इसको बोलेंगे हम कीटोक्सिम। अब इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे ना, तो आपको 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं। आ गई बात समझ में? आपको 4 हाइड्रोजन यूज करने हैं, और आप निकल ले सकते हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। तो वो 4 हाइड्रोजन आपको कहाँ जोड़ने हैं? एक तो आपको यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। अब आपको पता है कि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो ये बॉन्ड वीक है, इसलिए यह ब्रेक हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन बन गई और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। तो ये ऑक्जिम के रिडक्शन से हो गया। ठीक है, अब देखो हम करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ इमीन। ठीक है ना? तो इमीन क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद रिडक्शन। तो हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, रिडक्शन में तो कोई जोर नहीं आता है। तो पहले देखो, जैसे हमने ऑक्जिम बनाया था वैसे ही इमीन बनाते हैं। तो देखो, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करवाते हो ना, तो अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं NH3। तो यहां से H2O बाहर, तो आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं इमीन। ठीक है, अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया तो इसको हम बोलेंगे एल्डिमीन, और कीटोन यूज किया है तो कीटीन बोलेंगे। ठीक है ना? अब इसका आप रिडक्शन करवाओगे ना, तो इसके पास तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसको तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। तो गाइज इनको आप लिख लो। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है, सिंथेसिस। तो ध्यान से समझना, बड़ी रिएक्शन है ये। तो पहले तो देखो, थैलेमाइड और थैलीमाइड बनाते कैसे हैं वो पूरा बताऊंगा। ठीक है ना? उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो देखो, इसमें हम थैलिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये थैलिक एसिड होता है। अगर रिंग पर 1-2 पोजीशन पर COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है ना, तो उसे हम थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया से। तो 2 अमोनिया लेंगे हम। तो जैसे ही 2 अमोनिया लेंगे, तो यहां से H2O, यहां से H2O, यानी कि 2H2O बाहर हो जाएगा। तो ये दोनों NH2 ग्रुप यहां से लग जाएंगे, तो आपके पास थैलेमाइड बनेगा। ठीक है ना? तो आपके पास 2 NH2 लग जाएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। तो गाइज इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। अब जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो गर्म करते हैं ना, तो यहां से अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी कि NH2 और यहां से H, अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और ये जो NH है वो दोनों कार्बन के बीच में लग जाता है, यानी कि आपके पास ये बनता है। ध्यान से समझना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और ये जो NH है ना वो दोनों कार्बन के बीच लग जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। अब देखो, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस डालते हैं। तो ये OH और ये H2O बाहर हो जाता है, तो पोटेशियम लग जाएगा।
तो C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज क्योंकि H निकल गया ना, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, और ध्यान रखना इससे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एमीन बनेगी। क्यों बनेगी आगे रीजन बताऊंगा। तो देखो ये अक्स और ये के यानी कि आपका के अक्स बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल बना है और अक्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यानी कि SN2 अटैक होगा इस पर। आ गई ना बात समझ में। तो आपके पास बन जाएगा, है ना, देखो ये है पोटेशियम थैलीमाइड, इसका भी नाम लिख सकते हो आप, पोटेशियम थैलीमाइड, और C डबल बॉन्ड O N, और इससे जुड़ गया R। तो N से आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना, N एल्किल थैलीमाइड। अब गाइज इसका हमें करवाना है H2O। तो ध्यान से समझना, हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं इसी में बता देता हूँ। तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में लेंगे, तो आपको H2O का मतलब है कि H प्लस और OH माइनस जोड़ना है। तो गाइज अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ध्यान से समझना, तो नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, माइनस के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ेगा OH जुड़ेगा ना। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो नाइट्रोजन पर माइनस, तो इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ OH, तो 2 H2O काम में ले लो, तो RNH2 बन गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो देख लो अब, तो आपके पास देखो वापिस सैलिसिलिक एसिड बन गया, सॉरी थैलिक एसिड बन गया, ठीक है ना। 2 OH लग गए और 2 H यहां पर लग गए, RNH2। तो ये प्राइमरी एमीन होगी, क्योंकि देखो सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन बनने के कम चांसेस इसलिए है क्योंकि यहां पर बनता है ये न्यूक्लियोफाइल और इसका अटैक इस कार्बन पर होगा यानी कि इस एल्किल ग्रुप पर होगा। तो सेकेंडरी और जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो SN2 के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यह प्राइमरी अमाइन बनाने की बेस्ट मेथड है। इस रिएक्शन द्वारा हम एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखो एरोमेटिक अमाइन में इसका अटैक रिंग पर होगा और आप हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो कि जो एरिल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वहां पर मैंने 3-4 रीजन बताए थे कि क्यों एरोमेटिक जो हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वो 3-4 रीजन है, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एरोमेटिक एमीन गैब्रियल थैलीमाइड द्वारा क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि जो एरिल हैलाइड है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले रहे हो, अगर आप एरोमेटिक एमीन बनाओगे तो यहाँ पर एरिल हैलाइड लोगे, तो एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव है। तो ये बात बहुत बड़ी है, तो आप रिएक्शन के नीचे ये बात भी लिख लेना कि सेकेंडरी और टर्सरी भी नहीं बनती है और ना ही एरोमेटिक एमीन बनती है, ठीक है। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन, ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट है। तो देखो स्मिट रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा यहां पर, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म मैं एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की यूनिट्स में बता चुका हूं, जीओसी के लेक्चर्स में बता चुका हूं, और एक मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी स्मिट रिएक्शन का मैकेनिज्म बता चुका हूं। तो अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना हो तो वहां से देख लेना। यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक समझिए, ठीक है ना। और
हम लेते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड और अमोनिया में कंफ्यूज मत हो जाना आप। अमोनिया का मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन NH3, जबकि हाइड्रोजोइक एसिड का मतलब एक हाइड्रोजन और 3 नाइट्रोजन। तो ये है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है ना। तो गाइस सीधा ही याद रख लो इसको, अगर मैकेनिज्म देखनी हो तो वहां से देख ले। तो देखो ये हाइड्रोजन और ये OH H2O बाहर। और आप हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको जब 3 नाइट्रोजन दिख जाए ना, तो वहां से आपको N2 नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालना ही है। कि जहां पर भी आपको 3 नाइट्रोजन दिखे वहां से नाइट्रोजन गैस को बाहर कर दो। तो गाइज यहां से OH और यहां से H2O बाहर और 2 नाइट्रोजन बाहर, तो अकेला नाइट्रोजन बचा ना RC डबल बॉन्ड O और N-, ठीक है। अब गाइज हम रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना, इसको रीअरेंज करेंगे। और ये रीअरेंज ही मैन होता है, ये आते ही पूरी रिएक्शन समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल है H2O निकालो और N2 निकालो। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो नाइट्रोजन के हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो गाइस देखो नाइट्रोजन के बन गए 2 बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड और बनाना है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बन गए, हमें टोटल बनाने हैं 3, ठीक है। अब कार्बन के कितने बन गए देखो, तो कार्बन के 4 तो है, 1 और बन गया 5, ठीक है ना। तो कार्बन का तो 1 बॉन्ड हमें कम करना है, जबकि नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड हमें बढ़ाना है। तो ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो और कार्बन का 1 बॉन्ड कम करना है, तो मैं इस एल्किल ग्रुप को यहां से हटा करके यहां पर लगा दूंगा। तो गाइज आपके पास बन गया क्या, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन से जुड़ गया एल्किल ग्रुप। अब आप इसका H2O कर दो, है ना, H+ की प्रेजेंस में, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो नाइट्रोजन से तो जुड़ेगा H और कार्बन से जुड़ेगा OH, तो ये लो, कार्बन से जुड़ेगा OH और नाइट्रोजन से जुड़ेगा H, क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पास H पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाने में लगा देता हूं तो H+ बाहर निकल गया ना, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। देखो 4 तो पहले से 1 और बन गया, तो कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो आपके पास देखो क्या बन गया, RNH2 प्लस ये बन गई CO2, क्योंकि C डबल बॉन्ड O को हम CO2 बोलते हैं। तो गाइज ये मैकेनिज्म का एकदम से शॉर्ट रूप है, ठीक है। कंप्लीट मैकेनिज्म देखनी हो तो या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर्स में जाकर के देख ले, या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में जाकर के इसकी पूरी मैकेनिज्म आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख लो आप। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है कर्टियस रिएक्शन। यह भी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और सेम टू सेम स्मिट जैसी है। थोड़ा सा चेंज ये है इसमें कि जब हम स्मिट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो यहां पर हम एसिड हैलाइड लेते हैं। एक चेंज तो ये है कि स्मिट रिएक्शन में यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसमें यहां पर एसिड हैलाइड लेते हैं। वैसे स्मिट रिएक्शन में यहां पर हाइड्रोजोइक एसिड लेते हैं और यहां पर लेते हैं हम सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। तो देखो शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा मैकेनिज्म देखना हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर के देखें, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाए और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी तो वहां पर देख लें। तो देखो शॉर्ट क्या है, ये Na और ये Cl, NaCl बाहर, 3 नाइट्रोजन, तो आप N2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास RC डबल बॉन्ड O N-, तो वो का वो काम करना है, ये यहाँ पर और इस R को यहाँ पर लगा देना है। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और R, जैसा कि गाइस आपने अभी देखा है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी एमीन बन जाएगी और CO2,
ठीक है ना। तो ये कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गया, तो लिख लो इसको। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब देखो डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि इसमें एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे तो आप ये समझो डिग्रेडेशन का मतलब इसमें एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इसके रिएक्टेंट यहां से पता चल जाएगी। ब्रोमा का मतलब ब्रोमीन आपको लेनी है, एमाइड का मतलब एमाइड, तो देखो ये तो आपका एमाइड हो गया, ठीक है, और ब्रोमा का मतलब आपको ब्रोमीन लेनी है, और साथ में आपको बेस यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो आप आंख बंद करके बना दो चाहे, कैसे बनाओगे, ये बीच वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O है, ये CO हटा देना है, तो बन गया क्या आपके पास एमाइन बन गई। सिंपल है एकदम, ट्रिक अच्छे तरह से याद रखना कि C डबल बॉन्ड O को हटाना है, और साथ में ये CO बन जाएगा CO2, और ये जो आपका Br2 है ये NaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइज अब इसका मैकेनिज्म समझिए। तो मैकेनिज्म में हम बेस ले रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O NH, और यहां से हाइड्रोजन को यह बेस ले जाएगा, बेस OH माइनस देता है ना, तो ये OH बाहर, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि OH माइनस को चाहिए H प्लस, ठीक है ना, तो H प्लस निकलेगा तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर अगर आप इसकी स्टेप बढ़ाना चाहो तो ये H प्लस ले गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे ये बॉन्ड बनेगा कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो ये आगे ऐसा भी कर सकते हो, ये और भी सुंदर लगेगा। तो RCO पर माइनस डबल बॉन्ड NH, और आपका H2O निकल गया, ये H2O हमें लास्ट में यूज करना है, याद रखना ये बात, निकल गया ना। अब हम ब्रोमीन को लाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे ही हैलोजन किसी डाइपोल के कांटेक्ट में आते हैं, किसी चार्ज के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उस पर डाइपोल बन जाता है। कैसे बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर बैक बॉन्डिंग करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी कि नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, तो इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इस ब्रोमीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो डाइपोल बन गया ना, ठीक है। आ गई ना बात समझ में कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर तो प्लस बना देगा, क्योंकि इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, तो इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा दिखा देंगे, ठीक है। तो ये Br यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये Br माइनस, और आपने सिर्फ OH माइनस यूज किया है ना, तो Na प्लस भी तो होगा, तो Na प्लस और Br माइनस NaBr बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास बन गया देखो RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और NH, और इससे जुड़ गया Br। अब गाइस देखो क्या होगा, यहां पर इस हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख लो, तो अब आपने बेस ले रखा है, तो दोबारा ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे और ये यहां पर, तो गाइज आपके पास देखो क्या बन गया, RCO पर बन गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, और ये Br। ये स्टेप समझ गए ना, सेम टू सेम ये वाली स्टेप है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड, और ये ऊपर। आगे बात समझ में, H2O बाहर निकल गया। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना कि हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो ये निकलेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि नाइट्रोजन को कोई माइनस वाला चाहिए। रीअरेंज कर रहा हूं देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैक बॉन्डिंग करेंगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, काउंट करो, 5 बॉन्ड हो गए ना, इसका मतलब कोई माइनस वाला बाहर निकलेगा, तो ये जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो R माइनस के रूप में निकलेगा ना, और ये R माइनस यहां पर ऐड हो जाएगा।
आ गई क्या बात समझ में? ये हैलोजन निकलेगा तो नाइट्रोजन को चाहिए कोई माइनस वाला, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलते हैं तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इस पर नेगेटिव के लिए कुछ चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन देख के भेजेगा, तो यहां से R माइनस निकल करके इस नाइट्रोजन पर अटैच हो जाएगा। इसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, रीअरेंज। तो आपके पास बन गया क्या, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये R। अब गाइस जैसा कि स्मिथ और कर्टियस में देखा, H2O करवा दो आप, तो H2O करवाओगे तो आपके पास RNH2 बन जाएगा और Cl2। ठीक है, तो गाइस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अमाइन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।